आगे आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों के नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका गर्ड का। गर्ड का गर्ड का टॉपिक का मतलब क्या है, इसको हम कहते होते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। क्या होता है? एक तरह का गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है। जस्ट इमेजिन करिए बच्चों कि ये आपका एक तरह का एसोफेगस है, ये आपका एक तरह का स्टोमिक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो मसला होता है वो कहां पे होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर होता है। कहां पे होता है? एक तरह का लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर मसला होता है। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। बच्चों जब स्फिंक्टर एक तरह का अगर अगर ये एक है, ठीक है, अगर ये स्फिंक्टर है, जस्ट इमेजिन करें ये इस तरह बंद हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? मुझे ये बता रहे बस। शाबाश। ये रिलैक्स हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरह है और ये इस तरह हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है? बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? अब देखें फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करें, अब ये वाला हिस्सा जो है वो जनाब आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो और ये रिलैक्स रहे, तो जो खुराक आपकी मैदे के अंदर है वो इधर से ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती? शाबाश, ये बताइएगा जी। आपकी जा सकती है कि नहीं जा सकती? आपने कहना होता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के साथ होता है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के साथ क्या मसला होता है? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के साथ आपका ये मसला होता है, बच्चों ने सिर्फ ये बात याद की होती है कि बैक फ्लो बैक फ्लो बैक फ्लो। भाई बैक फ्लो होता क्यों है? आपने कहना है कि गर्ड माना कि वो बैक फ्लो है, यानी कि वो कंडीशन जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का बैक फ्लो देखते हैं फूड का, फूड या फिर एक तरह का फूड कंटेंट का, किधर से, फ्रॉम फ्रॉम स्टोमिक टू एसोफेगस। इसके अंदर जनाब हम ये सारे का सारा कंडीशन देखते होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि बेसिकली मसला पता है क्या है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर को कितना होता है, आपने कहना है कि यहां पर जो प्रेशर होता है वो होता है 10 to 25 मिलीमीटर मरकरी। कितना होता है? 10 to 25 मिलीमीटर मरकरी। ये आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नॉर्मल प्रेशर है। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपका प्रेशर कम हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? शाबाश, ये बताइएगा जी। ये बातें जो हैं वो उस तरह बेसिक के अंदर नहीं है, हमने हर तरह देखना है। आपने कहना है कि जब इसका प्रेशर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप लोगों से कोई बंदा पूछे कि गर्ड की डिजीज के अंदर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, वो कम होता है, वो ज्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे? आपने कहना है कि बेसिकली लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। बच्चों देखो, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक तरह का कम होगा। और जब आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर फॉर एग्जांपल कम होगा, नॉर्मल कितना, 10 to 25%, अगर आपका कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि हाँ जी जनाब, आपका जो ये सीन है वो क्या है, आपने कहना है कि ये एक तरह का रिलैक्स रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या होती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। और जब ये रिलैक्सेशन हो जाती है फिर क्या होगा, फिर इधर से आराम से सुकून से जनाब जो खुराक के पार्टिकल होंगे वो जनाब बाहर जा सकते हैं। ये जो स्फिंक्टर है ये जनाब आपके वाल्व के तौर पर भी इवन के काम करता है, और ये वाल्व बंद ही नहीं होता। जब ये बंद नहीं होगा तो इधर से खुराक जो होगी एक तरफ ऊपर जाती जाएगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसके मैकेनिज्म का नहीं पता चला वो मुझे बता सकता है? शाबाश, मुझे ये बताइएगा जी। हाँ जी बच्चों, आप मुझे ये बताएं कि हाँ जी जनाब, कहीं ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता चला वो बंदा पूछ सकता है? शाबाश। ओके बच्चों, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 4 से 5 बातें हमने लिखनी होती हैं। वो कौन सी? नंबर 1, आपने कहना है कि गर्ड एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हम ये देखते होते हैं कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इनकम्पिटेंट होता है। क्या होता है? एक तरह का इनकम्पिटेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आपने ये कहना होता है कि जब आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है वो आपके एक तरह का कम हो जाता है। नंबर 3 बच्चों, जो आप लोगों ने बात याद रखनी है वो ये है, आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो एसोफेगस की जो लेंथ है वो छोटी हो जाए, इसकी वजह से भी आपका हम गर्ड देख सकते हैं। आपने कहना है साइज ऑफ एसोफेगस अगर शॉर्ट हो जाता है तो इसकी वजह से भी आप गर्ड देख सकते हो। अब ये देखें, ये जनाब आप लोगों के कुछ मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम ये देखते होते हैं। और कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से आप गर्ड देखते हो? अदर कॉजेज कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, अदर कॉजेज के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसा कि आप लोगों ने ये कहना होता है कि ओबेसिटी, बंदे का वजन अगर ज्यादा है, मतलब कि अगर बंदा हुजैफा है, ठीक हो गया। ओबेसिटी के अंदर क्या होगा कि वजन ज्यादा होगा उसके अंदर। अगर बंदा फॉर एग्जांपल अल्कोहल इंटेक करता है, ठीक है, अगर कोई बंदा मशरूबात मतलब कि इंटेक कर रहा है, अगर कोई बंदा जनाब क्या उसको कहते हैं, सूटा लगाता है, मतलब कि स्मोकिंग करता है, ठीक है बच्चों, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल इंटेक की वजह से, उसके बाद आपने कहना है आपका पेट भर के खाना खाता है। ਤੁਸੀਂ को ਅਸੀਂ खाने ही एक दफा तो पूरे दिन का खा ली है पेट भर के ही खाई था। तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, हैवी मील जब कोई बंदा लेता है, ठीक हो गया। इसके साथ आपके और कोई कॉजेज हो सकते हैं, कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, कॉफी का इंटेक। और इसके साथ साथ वो बंदे जो कि जनाब एनर्जी ड्रिंक्स, कई ऐसे बंदे होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं,
वो जनाब बाद में पता चलता है कि अपना बेड़ा गर्क हो गया है, किसी का क्या जाना। तो आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब क्या होता है इसके नतीजे में, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ये सारी की सारी चीजें, चॉकलेट्स, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो क्या काम करती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एक तरह के रिफ्लेक्स को ज्यादा कर सकती हैं। अगर कोई भी बंदा पूछे तो क्या बात है, वो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हाँ जी जनाब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रिलैक्स होता है, प्रेशर कम होता है। उसके बाद जो खुराक होती है वो जनाब आपकी एक तरह की मतलब कि इधर से जनाब ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, एक तरह का गर्ड की बीमारी देख सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को गर्ड है तो हम उसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से सिम्टम्स उसके अंदर होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, सिम्टम्स को हम एक तरह का, एक होते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक सिम्टम्स, एक होते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। ठीक है, अब आपको सर जी ये की साइंस है, स्पेसिफिक सिम्टम्स फिर एक स्पेसिफिक सिम्टम विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक हो गया। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो क्या होती है। बंदा ये कहता है कि मेरे गले में ना इस तरह बर्निंग सी सेंसेशन आती है, तो आपने कहना है कि पहला जो काम होगा वो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग चेस्ट होगी। तो आपने ये कहना है नंबर वन जो होती है वो हम क्या देखते हैं, एक तरह की बच्चों बर्निंग चेस्ट देखते होते हैं। नंबर टू, आपने ये कहना होता है कि बर्निंग चेस्ट के साथ साथ जो बंदा होगा, आप देखें जस्ट इमेजिन करें, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बहुत पेट भर के खाना खाया हो और खाना खा के आप फौरी लेट गए हो और आपको खट्टे डकार आना शुरू हो गए हो, या फिर आपको लगे कि उसका जो खट्टा जायका है वो आपके दांत के अंदर आ रहा है, आपके मुंह के अंदर आ रहा है और आपको लग रहा है खट्टा खट्टा सा जायका आ रहा है, तो वो किसको शो कर रहा है। अगर ये एक आधी दफा तो हो सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा हर मुसलसल किसी बंदे के साथ ऐसा हो रहा है तो वो किसको शो करता है, वो बच्चों आपके गर्ड के सिम्टम्स को शो करता है। पहली बात क्या है, बर्निंग चेस्ट है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब सोर थ्रोट्स, मतलब कि जो गला दांत के अंदर जो होगा वो सोर थ्रोट्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सोर थ्रोट्स ये आपका होगा। तीसरे नंबर पे डेंटल कैरीज भी हो सकता है। डेंटल कैरीज मतलब कि बंदा खाना खाता है वही जनाब जो रिफ्लेक्स होता जाता है वो आपके दांत को डैमेज करता है, जहां पर कैरीज वगैरह बनना शुरू हो सकती हैं। नंबर थ्री बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, आपने ये कहना है खाना खाते हुए इजीली बंदा इंगल्फ नहीं कर पाता। अब वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर अगर आप खाना खा रहे हो और आप इजीली इंगल्फ नहीं कर पा रहे हो, इस कंडीशन को आप कहते हो कि डिस्फेजिया, क्या कहते हैं, एक तरह का डिस्फेजिया कहते होते हैं। नंबर फोर, रीगर्जिटेशन। अब एक आसान वर्ड्स के अंदर रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है, रीगर्जिटेशन का आसान वर्ड्स के अंदर मैं आपको मतलब बताता हूं बच्चों। किसी को पता है रीगर्जिटेशन होता क्या है, हर बंदा के अंदर बैक रिफ्लेक्स है। रीगर्जिटेशन का मतलब पता क्या है, बैक रिफ्लेक्स तो सबको ही पता है, देखो ना बैक फ्लो, हाँ ठीक है बैक फ्लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको बिल्कुल हम ना आसान भाषा के अंदर आपको बताते हैं जो कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक हो गया। अब खाना ऊपर आना जी, ओके होगा, खाना दिमाग में चढ़ गया है, तेरा कहने का मतलब वाली बाबर। अब देखो इसके अंदर होता क्या, कभी आप लोगों ने इस तरह हो कि आपने बहुत पेट भर के खाना खाया हो, ठीक है, और खाना खाए अभी कोई 15-20 मिनट हुए हैं और खाने के कुछ टुकड़े, कुछ कोई ना कोई चीज है वो आपके गले से आपके मुंह के अंदर आ रहे हो, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, इनका मतलब मैं तो कभी खाता ही नहीं है। तो जो भी आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का हुजैफा भाई तो अच्छा, अब देखें कि एक तरह का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अगर वो जनाब मुंह के अंदर आके वो आना शुरू हो जाए, इसको आप रीगर्जिटेशन कहते हो। मतलब हम बैक फ्लो तो कहते हैं बच्चों को, ये बैक फ्लो है, ठीक है। वॉमिट के अंदर क्या होता है कि सारे कंटेंट बाहर जाते हैं, बैक फ्लो के अंदर क्या होता है कि थोड़े थोड़े कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता आपके मुंह के अंदर आते हैं और फिर जनाब उसको हम कहते होते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होती है, रीगर्जिटेशन। एक कंडीशन होती है ओडोनोफेजिया। ओडोनोफेजिया का मतलब क्या होता है बच्चों, शाबाश, हाँ जी, इनगल्फ करते हुए पेन अगर किसी बंदे को, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को पेन हो रही है इंगल्फ करते हुए तो उसको हम कहते होते हैं ओडोनोफेजिया, ठीक हो गया। तो ये आपके सिम्टम्स हम मोस्टली देखते होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि आपके एक तरह के गर्ड के पेशेंट हैं। ये आपके कौन से सिम्टम्स हैं, ये आपके वो सिम्टम्स हैं जो कि एक तरह के आप ये कह सकते हो कि सिम्टोमेटिक सिम्टम्स हैं, मतलब एक बंदे के पास है जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं। एक और बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, वो कौन सी है, देखो बच्चों नंबर 6 आपने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरह का इस बंदे के अंदर अब कफ भी होना शुरू हो गई है, ड्राई कफ होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तरह का ड्राई कफ होना शुरू हो गई है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे को एक तरह का आप ये देखते हो कि सांस का मसला शुरू करना शुरू हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, ड्राई कफ हो गई है, ठीक है। अब देखें ये सारी बातें आपको क्या शो करती हैं कि आपका अस्थमा लाइक सिम्टम्स आपके अगर हो रही हैं, कौन सी आपके अस्थमा लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये आपके होते हैं कुछ एक्स्ट्रा
सिम्टम्स, कौन से होते हैं एक तरह के एक्स्ट्रा सिम्टम्स, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, आपको पता चला कि गर्ड बेसिकली होता क्या है। गर्ड के अंदर आपने कहना है बिल्कुल ये आटिपिकल सिम्टम्स आप इसको कह सकते हो, या एटिपिकल सिम्टम्स कह सकते हो, कि अगर कभी भी आपके पास एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन इस तरह पूछता है, जैसा कि वो ये कहता है 25-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ बर्निंग चेस्ट, डिस्फेजिया, अडोनोफेजिया एंड रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड mostly during the lying position, and also the patient have the sore throat with dry cough, with a dry cough. The BMI of the patient is a 32 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज योर डायग्नोज? तो आपने इसका डायग्नोज क्या बताना है बच्चों? हाँ जी, इसका डायग्नोज क्या बताओगे? इसका जो डायग्नोज बताना है बच्चों, वो आप लोगों ने ये बताना है कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का आपका गर्ड है। और दूसरे लफ्जों में अगर कोई बंदा पूछे तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम। अगर वो पूछे कि कॉज क्या है, ये बताएं। अगर ये पूछे कि कॉज क्या है, आपने क्या कहना है? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, बीएमआई ज्यादा है, मतलब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो एक तरह का, वो क्या, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर लो है। और अगर वो पूछे, और दूसरे लफ्जों में पूछे, वो और किस तरह वो पूछ सकता है, एक और पर पूछ सकता है, वो ये कह सकता है यहाँ पे जो मसल है वो रिलैक्स है, यहाँ वाले जो मसल्स हैं वो एक तरह के रिलैक्स हैं, मसल रिलैक्स हैं, ये आपने कहना है बच्चों। क्लियर है? आपने कहना है कि नीचे वाले जो मसल्स हैं वो जनाब आपके रिलैक्स हैं। क्लियर हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का ये मेन चीजें होती हैं जो कि करवा सकती हैं। अब देखें बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के आटिपिकल सिम्टम्स और ये सारा कुछ एक तरह का डिस्कस कर लिया कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का हो सकते हैं। अब एक और बात है, वो कौन सी है? आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर एक बंदा है जिसको आपने मेडिसिन दी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है ना जिसको, अब हम देखने लगे हैं, पहले हमने टिपिकल सिम्टम्स देखे, फिर हमने आर्टिपिकल सिम्टम्स देखे, अब हम कुछ जानने लगे कुछ डेंजरस सिम्टम्स है, यानी कि जो खतरनाक तरह के सिम्टम्स है। वो क्या खतरनाक तरह के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले अगर कोई भी बंदा हमारे पास गर्ड की बीमारी के साथ आता है ना बच्चों, तो हमने पहली जो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है ना, वो पीपीआई ही होती है। कौन सी होती है? पीपीआई होती है। आपने कहना 6 वीक्स के लिए हम ये प्रिस्क्राइब करते होते हैं। क्या? पीपीआई 6 वीक के लिए हम प्रिस्क्राइब करते होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उसको हमने पीपीआई दी, पीपीआई की वजह से भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वो बंदा एक तरह का आपके पास आया, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला बनता है, हम उसको मेडिसिन दे देते हैं। जब हम उसको मेडिसिन देते हैं तो वो बंदा दोबारा आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब ये दवाई मेरे पे असर नहीं कर रही। क्या कहता है एक तरह का? डॉक्टर साहब ये मेडिसिन मेरे पे असर नहीं कर रही। तो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट आके ये कहे कि हाँ जी जनाब ये मेडिसिन मेरे ऊपर असर नहीं कर रही, इसका कोई फायदा मुझे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपका बात अब आगे बढ़ चुकी है। बात क्या एक तरह की आगे बढ़ चुकी है। तो इस कंडीशन को अब आप क्या कहते हो? तो जिसमें जनाब बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाए, इसको आपने ये कहना होता है कि ये जो पेशेंट होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये बंदे के अंदर रिफ्लेक्स बार बार हुआ है, बार बार हुआ है, बार बार हुआ है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, वो क्या है? देखें, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपकी जो एपिथेलियल होती है एसोफेगस की, वो किसकी बनी हुई होती है? शाबाश बच्चों, ये बताइएगा जी। हाँ जी, वो आपको पता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज की बनी हुई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बंदे के अंदर एक्सपोजर बार बार हो रहा है, एक तो वो क्या कह रहे हैं एक तरह का एक्सपोजर जो है वो एक तरह का बार बार हो रहा है, ठीक है बच्चों। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी है। मतलब जहां पे बंदा कहता था मैं सिर्फ रात के वक्त मुझे मसला बनता, बंदा कहता मेरे हर वक्त यहाँ पे आग लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे आग लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है, ठीक हो गया। नंबर 3, वो कहता मैं दवाई भी ले रहा हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इसमें क्या करूँ, मेडिसिन भी ले रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो बच्चों, आपने एक तरह का इस बात को अपने जहन के अंदर रखना है कि अब इस पेशेंट के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने इस पेशेंट के अंदर एक तरह का 2 टेस्ट करवाने होते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से? आपने ये कहना होता है कि जो मेन टेस्ट करवाना होता है वो एक होता है आपका एंडोस्कोपी का। कौन सा? आपका एक तरह का एंडोस्कोपी का, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपने एंडोस्कोपी का टेस्ट इस वजह से करवाना होता है बच्चों कि ताकि आप ये देख सको कि यार कि वहां पे कोई ना कोई बैरेट एसोफेगस तो नहीं बन गई। बात की समझ आई कि नहीं आई? बैरेट एसोफेगस का मतलब क्या है? अब इस बात को थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा, मैं दोबारा इस बात को एक तरह का चेंज करने लगा हूं, मेरी बात को थोड़ा गौर करना है। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम की? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, ठीक हो गया। ये आपकी स्टोमिक के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी एपिथेलियम है? आपकी स्टोमिक के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी एपिथेलियम है? वो है सिंपल कोलमनार, सिंपल कोलमनार। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आए, अ 45-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अ 45-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ द डिस्फेजिया, अडोनोफेजिया, कफ बर्निंग चेस्ट कफ फ्रॉम द लास्ट 5 years, फ्रॉम द लास्ट 5 year, द पेशेंट आल्सो इज प्रिस्क्राइब्ड पीपीआई फ्रॉम द लास्ट 2 years,
From the last 2 years, the patients prescribed the PPI, and now on the endoscopy and also upon histological examination, the lower esophageal section is basically is composed of or is made up of there is epithelial made up of सिंपल कोलमनार उसके बाद वो कहते हैं नॉन म्यूसिन एंड गोबलेट एपिथेलियम। व्हाट इज योर डायग्नोस? ये चेंज हो गई है। देखिए बच्चों, वहां पे पहले एपिथेलियम और थी, अब यहाँ पे एपिथेलियम और है। तो इसको आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं बैरेट एसोफेगस। क्या कहते हैं? एक तरह का बैरेट एसोफेगस कहते होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक तरह का बैरेट एसोफेगस होगा। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल वो परसिस्टेंट रहे, अगर वो ये कहे कि हाँ जी जनाब पेशेंट ने किसी तरह की कोई मेडिकेशन नहीं ली। बच्चे क्वेश्चन इस तरह है जैसा कि वो कहते हैं 45-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ द डिस्फेजिया, डोनोफेजिया, बर्निंग चेस्ट एंड आल्सो द पेशेंट हैव द फीचर्स ऑफ द कफ और द dry cough or the asthma like symptoms from the last 5 years, and the patient also has taken the medicine PPA from the last 2 years, but the symptoms are going to worse, and upon histological examination the epithelial of the lower esophageal section is made up of simple columnar non goblet cells। तो आपका क्या आंसर होगा? आपने कहना म्यूसिन नॉन गोबलेट सेल्स के अंदर तब्दील हो चुकी है, ये होगा मेटाप्लेजिया। और मेटाप्लेजिया क्योंकि एक एपिथेलियम अब दूसरी एपिथेलियल के अंदर तब्दील हो चुकी है। समझ आ गई बच्चों? जब एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियल के अंदर तब्दील हो चुकी है तो इस कंडीशन के अंदर आपने ये कहना है कि अब इस बंदे के अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि आपका बैरेट एसोफेगस हो चुका है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता चला कि बैरेट एसोफेगस क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? वरना हम आगे कंटिन्यू करें। देखो बच्चों, इसी को भी हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर। जैसा कि आपको ये सारा कुछ पता चला कि बैरेट एसोफेगस और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, इसको बैरेट एसोफेगस कहते हो, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चों, बार बार रिफ्लेक्स हुआ, बार बार रिफ्लेक्स हुआ। तो ये यहाँ पे ऐसी वजह क्या है भाई? क्यों एपिथेलियल चेंज हुई? इसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है भाई जान है कि जो आपका एसोफेगस है इसकी जो पीएच होती है वो होती है अल्कली। इसकी जो पीएच होती है वो कौन सी होती है? अल्कली। जो आपके मैदे की जो पीएच होती है वो होती है एसिडिक। वो कौन सी? एसिडिक है। मैदे को जो सही तरह कंट्रोल कर सकती है वो है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। जब यहाँ पे रिफ्लेक्स बार बार जाएगा, बार बार जा रहा है रिफ्लेक्स। अब देखें कि आप खुद देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि इसको बचाने के लिए, एसोफेगस को बचाने के लिए, क्योंकि आपकी सिंपल कोलमनार एपिथेलियम ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नॉन क्रिटेनाइज के, जिसकी वजह से आपकी ये जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं वो आपके क्या बना देते हैं? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ये मेन वजह होती है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत पड़ रही होती है, बार बार जनाब आपका एक तरह का एसर जा रहा होता है। तो इस कंडीशन को आपने क्या कहना होता है कि ये जो कंडीशन है इसको आपने कहना मेटाप्लेजिया या बैरेट एसोफेगस कहते हैं बच्चों। क्लियर? अब आगे चलो। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं? एक तरह का एंडोस्कोपी करते होते हैं। अच्छा, एक और, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट ऐसे आए, एंडोस्कोपी के अलावा और हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा? शाबाश, एक और टेस्ट करते होते हैं। कौन सा टेस्ट और होगा? वेरी गुड अली रजा, शाबाश बच्चे, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। ठीक है, कौन सा करेंगे? एक तरह का 24 आवर पीआर मॉनिटरिंग। अब इसका मतलब क्या? मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जनाब आपकी एसोफेगस है, ये आपका मैदा शरीफ है। इस एसोफेगस के अंदर जनाब आपने एक तरह का मॉनिटरिंग वाला पीएच वाला एक आला डाला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे है। ओके, आपने 24 आवर तक इस पेशेंट को चेक करना होता है। आपको पता है कि हाँ जी जनाब कि यहाँ पे जो पीएच होती है वो कौन सी अल्कली है, कौन सी एक तरह की अल्कली, और यहाँ पे कौन सी एक तरह की एसिडिक है। तो अगर इस जगह पे आपकी पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाईजान यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहा है। इसका मतलब कि एक तरह का रिफ्लेक्स हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको 100% कंफर्म करने के लिए, 100% कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये बीमारी है, कोई और बीमारी तो नहीं है, तो आप क्या करते होते हो? 24 आवर मॉनिटरिंग वाला टेस्ट करवाते हो, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि हाँ जी जनाब अगर गर्ड होगा तो फिर आपका जो एसोफेगस है उसकी जो पीएच होगी वो बेसिक नहीं बल्कि कौन सी होगी? एसिडिक ही होगी। क्लियर है बच्चों? समझ आ गई यार इस बात की? बताओ यार, शाबाश। ओके जी, अब आगे आ जाओ। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखें बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि हाँ जी जनाब ये सारी मेडिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हमें पता चलता है कि एक तरह का इस पेशेंट के अंदर एंडोस्कोपी भी की, सारा कुछ किया। अब हमें अगर कोई बंदा ये कहे कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है उसको गर्ड है, तो गर्ड के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन दोगे? आपने कहना है कि अगर पहली दफा कोई भी बंदा आया है ना तो भाईजान आपने H2 ब्लॉकर ही देनी है। सिंपल H2 ब्लॉकर दें और उसको घर भेज दें। क्या देनी? एक तरह की H2 ब्लॉकर दें और उसको क्या करें? एक तरह का कहीं चल छुट्टी कर। ओके, गर्ड की सिर्फ यही मेडिसिन है।
अब देखें H2 ब्लॉकर के अंदर क्या आती है, आधा पाकिस्तान ये इस्तेमाल कर रहा है, हमारे घरों के अंदर हर माँ ये इस्तेमाल कर रही है। वो राइजी के नाम से, ओमेगा के नाम से आती थी पहले, ये वाली ओमेप्राजोल ने हार मुंह ठीक हो गया। हुन तो जनाब हर घर के बंदे को पता है कि ये मेदे का मसला हो तो कैप्सूल दे दियो। अब देखें उस कंडीशन को, वो कौन सा होता है, H2 ब्लॉकर होता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक तरह का H2 ब्लॉकर दिया, उसके साथ फिर भी जनाब वो बंदा जो है वो ठीक नहीं हो रहा, सारा कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, एंडोस्कोपी आपने की, एंडोस्कोपी के ऊपर जनाब हमें जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, एंडोस्कोपी के ऊपर हमें ये चीज़ मिल रही है कि यार उसकी एक तरह की बैरेट एसोफेगस हो चुकी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि अगर बैरेट एसोफेगस होगी तो इसकी वजह से कौन सा कैंसर हो सकता है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है बैरेट एसोफेगस की वजह से जो कैंसर होता है वो जनाब आपका एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं अडीनो कार्सिनोमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने कहना है इसकी वजह से क्या हो सकता है, अडीनोस ये हो सकता है, ये आपने कहना है। अब देखें, अगर इस सारी मेडिसिन दे दी, सारा कुछ कर लिया, पहले हमने पेशेंट को क्या देना है, मेडिसिन के साथ उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से पहले आपने, क्योंकि अब देखिए अगर मेरे पास कोई मरीज आए ना, ठीक है, अगर मेरे पास, हमारे पास कोई मरीज आए ना, कौन सा, वो जनाब जो हुजैफा भाई जैसा, ठीक है, तो उनके आगे हाथ तुसी जोड़ने ने लाजमी, क्योंकि उन्हें नहीं मनना। उसके सामने आपने क्या करना, पहले हाथ उठ जोड़ के उसकी मिन्नतें तरले करने हैं, उन्होंने कहना देख मेरी गल सुन, इंदे च तेरा ही फायदा है। और वो फिर भी कहे कि नहीं, पहला वजन कम करना, पहला क्या एक तरह का वजन कम करना। दूसरा, पेट को फुल भर के नहीं खाना, पेट भर के फुल नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा थोड़े पोर्शन के साथ खाना। तीसरे नंबर पे सूटा नहीं लगाना। चौथे नंबर पे अल्कोहल इंटेक नहीं करना। पांचवें नंबर पे एनर्जी ड्रिंक्स में मम्मी डैडी नहीं बनना, ठीक हो गया। छठे नंबर पे चॉकलेट इंटेक, ये सारा कुछ बंद कर देना। सातवें नंबर पे सोते हुए सर के नीचे तकिया रखना। बात की समझ आ रही है, जब भी पेशेंट सोएगा तो क्या करेगा, सर के नीचे तकिए दो तीन रखेगा, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्स होगा वो कम होगा, वो प्रेशर जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा यार, अच्छा इसके अंदर हम एक तरह की दूसरी जो मेडिसिन यूज करते होते हैं ना, वो H2 ब्लॉकर भी यूज करते होते हैं, ठीक है। H2 ब्लॉकर के अंदर क्या है, जैसा कि फिमोटाडीन आ गया, रिनेटाडीन आ गया, सिमेटाडीन आ गई, ये वाली जो मेडिसिन है ये अभी हम यूज करते हैं। मतलब पीपीआई, एक तरह की एक पीपीआई, सॉरी, ठीक है। पीपीआई के अंदर जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो कौन सी आपकी एक तरह की आ जाती है, राइजिक वगैरह, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कौन सी है, ओमेप्राजोल, लेंसुप्राजोल, पेंटुप्राजोल, ठीक है, रबिप्राजोल, इसके मुख्तलिफ नाम है पीपीआई के अंदर। और H2 ब्लॉकर के अंदर जो नाम आते हैं बच्चों, वो कौन से आते हैं, H2 ब्लॉकर के अंदर आते हैं जैसा कि फिमोटाडीन, उसके बाद सिमेटाडीन, रिनेटाडीन, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ये जनाब आपके H2 ब्लॉकर, और पीपीआई वाले दूसरे हैं, सॉरी, ये मैं फ्लो में वो पीपीआई H2 का नाम लेके मैं दूसरा बोल रहा था, ठीक है। ये हम यूज कर सकते हैं दोनों, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ करने के बावजूद बंदे को मेडिसिन भी दे दी है, बंदे के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करवा ली है, लेकिन बंदा फिर भी कह रहा है कि मेरा अभी भी वही काम है, ठीक है, अभी भी वो यही कह रहा है कि मेरे ये सारे का सारा काम नहीं रुक रहा, अब क्या काम करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट होता है सर्जरी। सर्जरी के बच्चों, जो हर तरह की सर्जरी है ना, आपने चार तरह की सर्जरी इसके अंदर पढ़ते होते हो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हाँ जी जनाब, ये आपकी एक तरह की एसोफेगस है, ये जनाब आपका स्टोमिक है, ठीक है। अब हम करते क्या होते हैं, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ से ये हिस्से को लेके इस तरह इसको, मतलब कि वो जो स्फिंक्टर होता है उसको एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो फिर ये रिफ्लेक्स होगा, शाबाश। क्या जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो ये एक तरह का होगा, नहीं होगा। आपने सर्जरी के लिहाज से जो एक तरह का वो तरीका जिसके अंदर हम ये हिस्सा लेके और उसके बाद एसोफेगस को एक तरह का गिरा लगा देते हैं, एक तरह कवर कर देते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये देखिए, हाँ जी, ये हिस्सा लेके अगर मैं यहाँ पे ये जनाब एक तरह कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इस हिस्से को, तो इधर से रिफ्लेक्स जो वो एक तरह का फिर नहीं जाएगा। और वो हिस्सा जिसमें हम ये कवर करते हैं इसको आप कहते हो फंडोप्लाइकेशन। क्या कहते हैं, एक तरह का फंडोप्लाइकेशन। और इसके अंदर वो हिस्सा जिसमें हम 360 डिग्री पे कवर करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे से चारों तरफ से कवर कर देते हैं, उसका एक नाम है। और वो एग्जाम के अंदर आता होता है कि हाँ जी जनाब, गर्ड वाले पेशेंट के अंदर आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, तो आप क्या बताओगे। आपने कहना होता है कि उस फंडोप्लाइकेशन को हम कहते होते हैं निशान फंडोप्लाई, या नाइसन या निशान, जो भी आप कह दो, ठीक है, नाइसन फंडोप्लाइकेशन। तो आपने कहना NISSE, नाइसन फंडोप्लाइकेशन कहते होते हैं बच्चों। कोई जी टोटल 360 मुकम्मल तौर पर 100% ये कवर करती होती है। ये क्या करती है, एक तरह की 100% कवर करती होती है। तो इसको आपने क्या कहना होता है कि ये एक तरह का नाइसन फंडोप्लाइकेशन होती है बच्चों, ठीक हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं
नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। नाइसन फंडोप्लाइकेशन के अंदर आपने क्या कहना है, पहले फंडोप्लाइकेशन में ये स्टोमिक का हिस्सा लेके यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, ठीक हो गया, इसके साथ बिल्कुल ये वाला इस तरह कवर कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जब नेशन फंडोप्लाइकेशन का नाम आएगा तो आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर 100% जो होगा वो जनाब आपका एक तरह का अब जो काम होगा वो क्या करेगा, आपने कहना 100% ये जनाब आपकी एक तरह की जब कवरिंग होगी तो इस तरह की फंडोप्लाइकेशन को हम कहते होते हैं बच्चों नेशन फंडोप्लाइकेशन कहते होते हैं। अब देखें इसकी वजह से जो इशू हो सकता है वो क्या है, अब ये ज्यादा नैरो नहीं हो जाएगा, मुझे ये बताएं। पहली बात तो ये बताएं, शाबाश, ये नैरो नहीं हो जाएगी एसोफेगस अब। तो आपने कहना है कि इसकी सर्जरी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस कॉम्प्लिकेशन के लिखें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, पहले नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जो एसोफेगस होगी वो क्या होगी, एक तरह की नैरो हो जाएगी, क्या एक तरह की नैरो हो जाएगी, नैरविंग हो जाएगी। आपने ये कहना होता है, ठीक हो गया बच्चों, कि एक तरह का इसके अंदर नैरविंग होना शुरू हो जाएगी। नंबर टू, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब और इसके अंदर क्या हो सकता है, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर जो और काम हो सकता है वो ये है कि आपका एक तरह का आपको पता होना चाहिए कि अब जो एक तरह का बैरेट एसोफेगस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ इस तरह, सॉरी 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 मेरी बात सुने, अगर गर्ड कंटिन्यू है, अगर गर्ड बच्चों कंटिन्यू है, गर्ड अगर ठीक नहीं हुआ, मतलब गर्ड अगर लगातार हुआ हुआ है, बंदे ने मेडिसिन भी नहीं ली, ठीक हो गया, अब उसके बाद जनाब ना ये मेडिसिन ले रहा है ना ये बंदा कोई सही हो रहा है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। सबसे पहले आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब यहाँ पे एक तरह की ये एसोफेगस थी, ये स्टोमिक था, यहाँ पे अटैक हो के ये हिस्सा इस तरह बढ़ रहा है। तो जब ये हिस्सा बढ़ रहा है लोअर एसोफेजियल का, तो आपने कहना है कि ये हिस्सा नैरो हो गया। तो पहला काम क्या होगा, एक तरह की नैरविंग होगी, ठीक है बच्चों। दूसरा काम क्या होता है कि यहाँ पर ही स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, इसको इस तरह के, इसको आप कहते हैं स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। नंबर थ्री, आपने कहना है कि ये जो हिस्सा होता है ये बैरेट एसोफेगस के आपका कैंसर के अंदर तब्दील होता है, जिसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, एक तरह का एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। चौथे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब जैसा कि मैंने कहा कि बैरेट एसोफेगस होता है, कार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपकी एक तरह की ये जो बंदा होगा इस बंदे के अंदर एक रिंग बनता होता है बच्चों, उस रिंग को हम कहते हैं सर्कुलर रिंग। मतलब ये रिंग ना अगर हम इसको देखें तो ये रिंग इस तरह का बनना शुरू हो जाता है बिल्कुल सर्कुलर शेप के अंदर, इसको आप कहते हैं सर्कुलर रिंग, ये बनता है। अब देखें जैसे ये सर्कुलर रिंग बनेगा तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये जनाब किसको शो करती हैं, ये टोटली ईच एंड एवरीथिंग जिसको शो करती होती है वो जनाब आपका होता है आपके गर्ड की कॉम्प्लिकेशन को। कोई ऐसा बच्चा जिसको गर्ड की समझ नहीं आई वो बंदा मुझसे पूछ सकता, वरना मैं गर्ड में से बताता हूँ आप लोगों को। शाबाश। अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखता हूँ कि गर्ड में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए बच्चों ये वैसे एक कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें से आपने एक तरह का देखना कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पेशेंट्स एमएससीज। मतलब इस पेशेंट के अंदर जो एमएससीज हो रही है इसकी जो एक तरह की वजह क्या है। अ 6 week ओल्ड बॉय इज ब्रॉट टू द क्लिनिक ड्यू टू फ्रीक्वेंट एमएससीज। एक कितना है 6 हफ्तों का बच्चा है वो आपके पास आता है फॉर द लास्ट मंथ आफ्टर मोस्ट feeding the patient spits up a moderate amount of partially digested breast milk that often also dribbled out his nares। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ सोहा का फंडोप्लाइकेशन कैसे कहता है बच्चे, ये पहले क्वेश्चन देख लो। मतलब वो ये कह रहा है, मैं दोबारा कॉम्प्लिकेशन भी रिपीट कर देता हूं बच्चों, ये भी रिपीट कर दो, मेरी दोबारा सुनो, ठीक है, मैं सुनो। पहले नंबर पे कॉम्प्लिकेशन ये, अब खुद देखो ये अगर एसोफेगस है इसके ऊपर रिफ्लेक्स जा रहा है, जब ये रिफ्लेक्स जा रहा है बार बार उसे टारगेट कर रहा है, जब ये बार बार टारगेट कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा। पहली बात जो इसकी वजह से होगी आपने ये कहना होता है कि जनाब इसकी वजह से एक तरह का आपने कहना है कि वहां पे लेयर बन के बैरेट एसोफेगस बन के तो वो हिस्सा नैरो हो जाएगा, वहां से खुराक नहीं जाएगी जिस वजह से डिस्फेजिया होगा, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना है कि वहां पर बार बार अटैक हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रिक्चर हो गए। नंबर थ्री आप लोगों ने कहना है कि ये बैरेट एसोफेगस क्या हो सकती है, इसकी वजह से आपके एक तरह का फिशर्स बनेंगे। फिशर्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह के निशान बनना, गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे उभार ये बनना शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे आपने ये बात करनी होती है कि आपका सर्कुलर टाइप रिंग बनता है। और पांचवें नंबर पे आपने ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो एसोफेगस होती है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती है, क्या होती है, एक तरह की छोटी होना शुरू हो जाती है। ये बच्चों आपने कहना है। अब देखें आपके ये सारे के सारे गर्ड की कॉम्प्लिकेशन है, बैरेट एसोफेगस ये सारा कुछ। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 week ओल्ड इज ब्रॉट टू द क्लिनिक ड्यू टू फ्रीक्वेंट एमएससीज। 6 हफ्ते के बच्चे को क्या और एक तरह की वोमिट आ रही है फॉर द लास्ट मंथ आफ्टर मोस्ट
feeding the patient spits up a moderate amount of partially digested breast milk that often also dribble out his nares. उसके नाक से भी इवन तक के बाहर आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या आता है, he appears unbothered by the emesis, वॉमिट से उसको मसला नहीं है। the patient has been exclusively breastfed since birth and continue to feed well, weight and height have been tracking at the 70%। उसके बाद क्या होता है, head circumference उसका 80th है। फिजिकल एग्जामिनेशन शोज वेल हाइड्रेटेड इन्फेंट विद नो अबनॉर्मलिटीज। अब इसके अंदर ये नहीं कहना सर जी ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है, खुदा दे बंदो उधर ना ले जाओ, उन्होंने वोमिट मेरी आ ही नहीं रही, वो डिहाइड्रेटेड नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रही है। अब रीगर्जिटेशन की वजह से बच्चे के अंदर क्योंकि सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो जो नाक होता है उधर से जनाब ये सारा का सारा क्या होता है, एक तरह का उसके अंदर भी चीजें जा रही हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एमसीज, ठीक है। हुन जब तुम ये कहो तो कोई बंदा कहे सर जी ये क्वेश्चन जो है ना देखें ये सही नहीं है, कोई बंदा पूछे, मैं कहूँ कैसे, आपको सर जी इसमें पेशेंट ने तो ये बताया ही नहीं है कि हाँ जी जनाब उसको बर्निंग चेस्ट हो रही है, उसको जनाब एक तरह की जलन होती है, उसको कोई ऐसा हिसाब है, फॉर एग्जांपल खांसी उसको हो रही है, वो खुद बताए, उसको सांस का मसला बन रहा है, ये तो बात उसने बताई नहीं है। वो भाई 6 महीने का बच्चा तुम की दसेगा, समझ आ रही है? 6 महीने का बच्चा आपको क्या बताएगा? तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली जो इसकी एमएसएस की जो वजह है वो क्या है आपका, देखें गर्ड है वो कैसे, लोअर एसोफेजियल लोअर टून ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसके अंदर क्या है, टून जो आपकी ये आपके पैथोलॉजिकल नहीं है, ये कंजेनिटल है, ये प्रॉब्लम कंजेनिटल है, समझ आ रही है? तो आपने कहना है कि फिजियोलॉजिकल लो टोन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ जी जनाब जब आपके एसोफेजियल स्फिंक्टर की लो टोन जो होगी वो कम होगी तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, शाबाश। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा दोबारा पूछ सकता है, वरना मैं डिलीट करने लगा ये वाला क्वेश्चन। ओके जी आगे आ जाओ। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था, अब जस्ट इमेजिन करें कि हम एक तरह का और एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब, गर्ड के लिहाज से मैंने इधर और सेपरेट किया हुआ था, जस्ट 1 मिनट जी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये देखें, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेशेंट सिम्टम्स है। यहाँ पे क्या है, 28 ईयर ओल्ड सर जी, नाइमा बोलो। एबनॉर्मल कन्वेक्शन, बच्चे इसमें गर्ड के अंदर अब कोई आपका फस्टूला नहीं बनता, इसमें कौन सा कोई हिस्सा बाहर निकल के जुड़ गया है, समझ आ रही है? इसके अंदर नहीं बनता इस तरह। अब देखिए, 28 ईयर ओल्ड वीमेन कम वीमेन एट 32 वीक्स ऑफ gestation is seen in the office for a routine prenatal visit. The patient has had burning squeezing pain in the middle of her chest. क्या है, उसके मिडिल चेस्ट के ऊपर क्या पेन हो रही है, डेट लास्ट फॉर मिनट्स टू आवर्स, जो कि मिनटों से घंटों तक रहती है। एट अ टाइम एंड यूजली अकर्स आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद होती है। द पेन इज ओकेजनली accompanied by small amount of the sour tasting material in the back of the her throat। अब देखें वो कह रहा है कि मुंह के पीछे उसका सावर मतलब कि खट्टा जो है वो भी महसूस हो रहे हैं। उसके बाद द पेशेंट डज नॉट हैव एनी एब्डोमिनल एमसीज और विजिबल ब्लड इन द स्टूल, ब्लड नहीं आ रहा उसको। हर प्रेगनेंसी हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस व्हिच वाज हैज बीन वेल कंट्रोल्ड बाय द न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड एक्सरसाइज। इसका उस क्वेश्चन से लेना देना ही नहीं है। शी डज नॉट यूज अल्कोहल टोबैको और लिसिट ड्रग, वाइटल साइन नॉर्मल, फंडल हाइट इज 32 एंड फीटल हार्ट टून इज अ नॉर्मल। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेशेंट सिम्टम्स। यार मेरी एक बात को अपने जेहन में रखा करो, जो आपका इतना बड़ा ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, इसमें बातें जेहन में रखने वाली कौन सी हैं, सिर्फ 2 से 3, समझ आ रही है? और है ही कोई नहीं। इसकी जो मेन कॉज है वो क्या है, आपने क्या कहना है? शाबाश, पहला क्वेश्चन है, शाबाश। आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब डिक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन है, मतलब कि इसके अंदर जो टोन है वो एक तरह की आपकी कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी बच्चों। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आ रही वो बंदा फिर पूछ सकता है, शाबाश। लो जी, ये भी क्लियर हुआ आपका।